होगा। ये तस्वीर है काठमांडू। नेपाल के अलग अलग शहरों की, जहां हजारों लाखों की तादाद में छात्र, युवा और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। आग, धुआं और नारों की गूंज, ये सब क्यों? क्या वजह है कि दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले इस देश में युवा ही सिस्टम के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के इस बड़े प्रोटेस्ट के पीछे का पूरा मैच, जानेंगे पीएम प्रचंड की भूमिका, मंत्रियों के बच्चों के विदेश पढ़ने की कंट्रोवर्सी के बारे में और उससे सबसे बड़े इश्यूज के बारे में जो आग में घी का काम कर रहा है, बेरोजगारी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे उथल पुथल के। पार्ट 1, द ट्रिगर, द पापा कैन यू हियर मी स्कैंडल। सब कुछ शुरू हुआ एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट से। दरअसल नेपाल के कई सीनियर मिनिस्टर्स और लीडर्स के बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। अभी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब देश का युवा 3-3 हजार एप्लीकेशंस भरने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहा और उसी सरकार के नेता जो देशभक्ति का नारा लगाते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, तो ये एक इमोशनल ट्रिगर बन गया। यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस सामने आया है। एक मिनिस्टर के बेटे ने जो विदेश में पढ़ रहा है एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में उसने कहा कि पापा, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने नेपाल छोड़ दिया, लेकिन क्या आप यहाँ की उन युवाओं की बात सुनोगे जिन्होंने देश को छोड़ना नहीं चुना। ये वीडियो इंटेंशन में शायद जेन्युइन थी, लेकिन इसने आग में घी का काम किया है। ये एक सिंबल बन गया, एक ऐसा सिंबल जिसने नेपाली युवाओं को लगा कि हमारे लीडर्स का अपने बच्चों के लिए एक प्लान है और हमारे लिए एक दूसरा प्लान। ये डू एज आई से नॉट एज आई डू वाली फिलोसफी का परफेक्ट एग्जाम्पल लगा। अब सेकंड बात करते द फ्यूल, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो से इतना बड़ा मूवमेंट नहीं शुरू हो जाता, वो तो जस्ट अ ट्रिगर था। असली फ्यूल है बेरोजगारी, और यहाँ नंबर्स बहुत डरावने हैं। नेपाल की लगभग 60% आबादी जिनकी एज 15 से 59 ईयर्स की है, यानी एक बहुत बड़ी युवा आबादी। ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 11% है, लेकिन इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रियल फिगर इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी लोग हैं तो काम पर, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, और ना ही उनकी इनकम उनके खर्च के हिसाब से है। हर साल नेपाल की यूनिवर्सिटी से हजारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन इकोनॉमी उनके लिए एडिक्वेट जॉब्स पैदा नहीं कर पा रही। नतीजा, मैस माइग्रेशन। हर साल लगभग हजारों युवा फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए नेपाल छोड़ते हैं, जैसे मलेशिया, गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट में। वो वहाँ ऑप्शन टफ एंड एक्सप्लॉइटिव कंडीशन में काम करते हैं, यानी देश का सबसे प्रोडक्टिव वर्ग देश छोड़ने को मजबूर है। तो इमेजिन कीजिए, एक युवा जो इंजीनियर या एमबीए करके निकला है, उसे महीने का 15 से 20 हजार रुपए नेपाली करेंसी के हिसाब से जॉब भी नहीं मिल रहा, और उसी टाइम वो टीवी पर देखता है कि जिस सरकार ने उसे रोजगार देना था, उसके मिनिस्टर के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जहाँ की फीस करोड़ों में है। नेचुरली एंगर होगा। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। नेपाल की फ्रेगिल कोalition गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं। प्रचंड एक बहुत ही दिलचस्प फिगर है। एक तरफ वो एक फॉर्मर म्योलिस्ट लीडर है, जिन्होंने 1996 से 2006 तक नेपाल में ब्लडी सिविल वॉर लड़ी थी। उनकी इमेजिक रेडिकल
जनता का लीडर की थी, लेकिन आज वो पावर के गलियारों में है। उनकी पार्टी सीपीएन नॉन सेंटर एक बड़े कोलिएशन का हिस्सा है और कोलिएशन पॉलिटिक्स में अक्सर प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइजेस की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रचंड के क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को त्याग दिया है। वो एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन बन गए जो सिर्फ सरकार चलाने में बिजी है। युवाओं को लगता है कि प्रचंड, जिन्होंने एक नए नेपाल का सपना देखा था, वो अब उस सपने को पूरा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। उनकी सरकार पर करप्शन के एलिजेंस है, गवर्नमेंट वीक है और इकोनॉमी को मैनेज करने में वो फेल हो रहे हैं। तो आखिर ये प्रोटेस्टर्स चाहते क्या है? पहला, रिजाइन। सबसे पहली डिमांड है प्राइम मिनिस्टर प्रचंड और उनकी कैबिनेट का इस्तीफा। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। मिनिस्टर और लीडर्स से जवाबदेही चाहिए। वो चाहते कि लीडर्स पब्लिकली डिक्लेयर करे कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और उनकी फीस का सोर्स क्या है। थर्ड, और जॉब्स। युवाओं के लिए रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे स्कीम लागू करना। फोर्थ, सिस्टमैटिक चेंज। ये सबसे बड़ी डिमांड है। ये लोग सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो करप्शन फ्री हो, जिसकी प्रायोरिटी सही और देश के यूथ के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। फिफ्थ, सरकार की रिस्पांस क्या रही है? ज्यादातर गवर्नमेंट्स की तरह पहला रिएक्शन था डिनायल एंड क्रैकडाउन। सरकार ने कहा था कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए क्योंकि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस, सेल्स का यूज किया। कई प्रोटेस्टर्स को हिरासत में भी लिया गया। ये सब देखकर लगता है कि सरकार प्रोटेस्ट सप्रेस करने की कोशिश कर रही है बजाय उनकी लेजिटिमेट कंसर्न्स को एड्रेस करने के। दोस्तों, अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो नेपाल में हो रहा है ये कि प्रोटेस्ट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा लगता है। क्या है वो ट्रेंड? चाहे वो अमेरिका हो जहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या यूरोप हो जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का जहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद हक पब्लिक एंगर देखने को मिली। हर जगह एक कॉमन थ्रेड है, युवाओं और आम जनता का अपनी सरकारों, अपनी पॉलिटिकल लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस पर से जब ट्रस्ट उठता जाता है तब पब्लिक को लगता है कि सिस्टम उनके फॉर काम नहीं कर रहा बल्कि एक प्राइविलेज फ्यू के फॉर काम कर रही है। तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और सोशल मीडिया के इस दौर में ये फ्रस्ट्रेशन बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज होकर स्ट्रीट प्रोटेस्ट का रूप ले लेती है। तो आखिर ये सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? नेपाल एक बहुत ही डेलिकेट फेज से गुजर रहा है। प्रचंड सरकार के पास दो ही ऑप्शंस है। पहला, रिप्रेशन, प्रोटेस्ट को फोर्स से दबाने की कोशिश करना, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि ये टैक्टिक लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं करती। इससे एंगर और भी बढ़ेगा। सेकंड, डायलॉग, प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत शुरू करना, उनके कॉन्सर्ट्स को सीरियसली लेना और कॉन्सर्ट पॉलिसीज चेंज के साथ हेडलाइन ना। यही एक डेमोक्रेटिक और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। नेपाल की यूथ साफ संदेश दे रही है, हमें एम्प्टी स्लोगन्स नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें फॉरेन डिग्रीज में पढ़ने वाले लीडर्स के बच्चे नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने वाली पॉलिसीज चाहिए। अगर सरकार इस मैसेज को नहीं सुनती तो ये आग और भी भड़क सकती है, और अगर सुनती है तो शायद नेपाल के एक नए बेटर चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि नेपाल की सिचुएशन से इंडिया को कुछ सीखना चाहिए तो भी कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, नमस्ते नेपाल।